हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ठोस से संबंधित क्रिस्टल जालक में निर्मित अकेक कोशिका की संकुलन दक्षता को हमने ज्ञात किया था, जिसमें हमने पीयूसी आद्य अकेक कोशिका में संकुलन दक्षता का मान हमने ज्ञात किया था 52.4%, बीसीसी में हमने काउंट किया था 68% और एफसीसी में हमने काउंट किया था 74%। यूनिट सेल अकेक कोशिका से संबंधित अभी भी एक पार्ट और है अपने पास, अपने उसको पहले कर लेते हैं कि कोई भी यूनिट सेल है, यदि अपने को उसकी डेंसिटी काउंट करनी है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यूनिट सेल का यदि वॉल्यूम काउंट करना हो तो आप कैसे काउंट कर सकते हो। क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें आपको मैंने दिया था कि पोटेशियम है और वो उसकी रेडियस आपको त्रिज्या मैंने बता दी थी और बताया था कि ये बीसीसी क्रिस्टल जालक में क्रिस्टलीकृत हो रहा है और उससे निर्मित अकेक कोशिका का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। अब अपने बात करते हैं कि कोई भी यूनिट सेल है, यदि उसकी डेंसिटी काउंट करनी हो अपने को, ठीक है, तो अपने डेंसिटी कैसे काउंट करेंगे ये बात करते हैं। तो हेडिंग है हमारे पास अकेक कोशिका का घनत्व ज्ञात, डेंसिटी ज्ञात। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो हम डेंसिटी के बारे में ये पढ़ते हैं कि घनत्व होता क्या है, द्रव्यमान बटा में आयतन, यही होता है। अच्छा, किसका द्रव्यमान किसका आयतन, अकेक कोशिका का ज्ञात कर रहे हैं घनत्व, तो अकेक कोशिका का द्रव्यमान और अकेक कोशिका का ही आयतन। अच्छा, अकेक कोशिका का आयतन होता क्या है, अकेक कोशिका का आयतन होता है एक ही, ये हमने कहा था, चाहे वो पीयूसी हो, बीसीसी हो या एफसीसी हो, यही होता है अकेक कोशिका का आयतन, है ना। अकेक कोशिका का द्रव्यमान, अकेक कोशिका का द्रव्यमान, तो अकेक कोशिका का द्रव्यमान क्या होगा, अकेक कोशिका में जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों का द्रव्यमान वही होगा अकेक कोशिका का द्रव्यमान, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे द्रव्यमान किसका, अवयवी कण का द्रव्यमान, और अवयवी कण को हमने गोले के रूप में माना हुआ है ना। तो मैंने ये कहा कि एक कोशिका में अवयवी कण होते हैं, वो एक भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं ना। तो हमें बात करें कि अवयवी कण है कितने, तो मैं यहाँ पे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि यहाँ पे अपने आयतन किसका लेंगे, अकेक कोशिका का आयतन, अकेक कोशिका का आयतन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या था एक, और यहाँ पे द्रव्यमान किसका, अवयवी कणों का द्रव्यमान, ठीक है, अवयवी कणों का द्रव्यमान। लेकिन अवयवी कण होंगे कितने, ठीक है, मैं ये कहूं कि अकेक कोशिका में जो कुल अवयवी कणों का द्रव्यमान है, मैं क्या उसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या कुल अवयवी कणों का द्रव्यमान, कुल अवयवी कणों का द्रव्यमान। तो कुल अवयवी कणों का द्रव्यमान क्या होगा, कुल अवयवी कणों का द्रव्यमान। कण को हमने गोले के रूप में माना हुआ है। मान लो मैं ये कहूं कि आपको एक गोले का द्रव्यमान पता हो, एक कण का द्रव्यमान पता हो, तो आप उसके अंदर कितने कण हैं उन सभी का द्रव्यमान आप बता सकते हो, टोटल द्रव्यमान आप बता सकते हो। तो मैं ये लिख सकता हूं कुल अवयवी कणों का द्रव्यमान, क्या लिख सकता हूं, कणों की संख्या इनटू एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान, ऐसा लिख सकता हूं, ये हो जाएगा कुल द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा, कणों की संख्या ना, इसको मैं लिख देता हूं, कणों की संख्या, इसको मैंने लिखा स्मॉल z से, ठीक है, और एक कण का द्रव्यमान इसको मैं लिख देता हूं स्मॉल m से, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, क्या ये अपने लिख सकते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर क्या आ जाएगा, कुल अवयवी कणों का द्रव्यमान कितना है, z इंटू m बटा अकेक कोशिका का आयतन कितना है, एक
ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक कण है ना, उसका द्रव्यमान है वो ग्राम में ज्ञात करना है। अपने को एक कण का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना है, तो ग्राम में एक कण का द्रव्यमान क्या होता है, तो समझ लो। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने ये कहा, एक क्वेश्चन देता हूं मैं यहाँ पे कि सोडियम के एक कण का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए, ये एक क्वेश्चन दिया है आपको, एक कण का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि यदि सोडियम का एक मोल होता ना, तो एक मोल का द्रव्यमान आप पढ़ते हो 23 ग्राम होता है। तो मैं ये कहूंगा एक मोल सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 23 ग्राम। एक मोल, अच्छा एक मोल का क्या होता है, एक मोल का हमने पढ़ा है कितने सारे कण, 6.023 into 10⁻²3 कण। एक मोल का होता है इतने सारे कण, है ना, मतलब इतने सारे कण। ध्यान रखो ये एक मोल ये जो है जिसको हमने बोलते हैं अवगाद्रो संख्या, इसको Na से भी बोला जाता है ना। तो ये इतने सारे कण जो होते हैं ना, ये इतने सारे कण एक मोल के बराबर होते हैं। कैसे, जैसे अपने ये कहते हैं कि एक दर्जन में कितने कण होते हैं, तो अपने कहते हैं 12 कण, है ना। ऐसे मैंने कहा एक शतक में कितने रन होते हैं, तो आप कहते हो 100 रन, है ना, 100, है ना, एक शतक में 100, है ना। ऐसे मैंने कहा एक स्कोर में कितने होते हैं, एक स्कोर में तो कितने होते हैं 144 कण। ऐसे मैं कहूं एक मोल में कितने कण होंगे, तो एक मोल में कितने सारे कण होते हैं 6023000, ऐसे 20 बार 0, तो मैं इसको लिख देता हूं 10⁻20, है ना। लेकिन मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, यहां पॉइंट लगाऊं तो 6.023 into 10⁻23 इतने सारे कण होंगे, है ना। और ये समझ जो है सबसे पहले अवगाद्रो ने दिया था, और इसलिए इसको अवगाद्रो संख्या बोलते हैं। तो अपने अवगाद्रो संख्या को किसे लिखते हैं, अवगाद्रो नंबर Na, मतलब Na कण। ठीक है, ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है ना, कि एक मोल में कितने सारे कण होते हैं, 6.023 into 10⁻20 कण, या फिर अपने इसको लिख सकते हैं 6.023 into 10⁻23 कण। और इसको अवगाद्रो ने दिया था, इसलिए इसको अवगाद्रो नंबर, मतलब जब भी Na की वैल्यू पूछी जाए तो आप इतने सारे ये वैल्यू लिख सकते हैं। क्लियर है। तो एक मोल सोडियम का द्रव्यमान मतलब क्या, इतने सारे कण जब सोडियम होंगे ना, तो उसका 23 ग्राम होता है जो हम कर। अब मैं कहूं कि जब इतने सारे कणों का द्रव्यमान 23 ग्राम है, तो एक कण का द्रव्यमान क्या होगा, एक, ये तो क्या 6.023 into 10⁻23 कण सोडियम का द्रव्यमान 23 ग्राम। तो मैं कहूंगा एक कण सोडियम का द्रव्यमान क्या कहोगे, 23/6.023 into 10⁻², है ना। अच्छा आपने ये भी पढ़ा है किसी भी द्रव्य के एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। देखिए सोडियम का मोलर द्रव्यमान क्या है 23 ग्राम, तो ये हो गया, ये 23 तो क्या है मोलर द्रव्यमान, है ना। अच्छा ये क्या है 6.023 into 10⁻23, ये है अवगाद्रो संख्या, है ना। और ये हमने क्या काम किया, एक कण का द्रव्यमान ग्राम में, एक कण का द्रव्यमान किसमें याद किया, ग्राम में। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया क्या, कि एक कण का द्रव्यमान ग्राम में होता है, मोलर द्रव्यमान बटा में अवगाद्रो संख्या, और मोलर द्रव्यमान को अपने किससे लिखते हैं, कैपिटल M से, और अवगाद्रो संख्या को Na से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना। बस इस रिलेशन के लिए ही मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा था
कि एक कण का जो द्रव्यमान होता है ना ग्राम में, वो होता है मोलर द्रव्यमान बटा में अवगाड्रो संख्या। ठीक है, तो ये क्या था, एक कण का द्रव्यमान था। तो एक कण का द्रव्यमान हमें पता है क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बटा में अवगाड्रो संख्या। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चूंकि ये D बराबर, इसको मैं लिख देता हूँ D बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू कैपिटल M अपॉन NAD आएगा और ये A। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन हो गया जो आपको मोस्टली याद है। ठीक है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि आपको दे दिया पोटेशियम है BCC क्रिस्टल जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, और यदि इसकी त्रिज्या ये हो तो इससे बनने वाले निर्मित अत्यय कोशिका का घनत्व याद हो। तो देखो त्रिज्या दिया हुआ है, ये आप काउंट कर सकते हो, है ना। मोलर द्रव्यमान पोटेशियम का कितना होता है 39 ग्राम, है ना। BCC अत्यय कोशिका में अवयवी कण कितने होते हैं 2, है ना। अवगाड्रो संख्या ये वैल्यू आपको रखनी है, ओवरऑल आप डेंसिटी काउंट करना। क्लियर हुई बात। तो ये था किसी भी अत्यय कोशिका का घनत्व कैसे याद करते हैं। क्लियर है, एक बार फिर से सुन लो, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। किसका द्रव्यमान, किसका आयतन, अत्यय कोशिका, है ना। तो हम लिखेंगे अत्यय कोशिका का द्रव्यमान होता है, अत्यय कोशिका का द्रव्यमान किसके कारण होता है, उसमें उपस्थित अवयवी कणों के कारण। तो कुल अवयवी कणों का द्रव्यमान बटा में अत्यय कोशिका का आयतन। ठीक है, अच्छा अत्यय कोशिका का आयतन होता है वो A³ होता है, हम जानते हैं। लेकिन कुल अवयवी कणों का द्रव्यमान, तो मैं ये लिख सकता हूं कि यदि मुझे एक कण का द्रव्यमान भी पता हो ना, तो मैं कुल अवयवी कणों का द्रव्यमान बता सकता हूं। कैसे कि एक कण का द्रव्यमान इंटू कणों की संख्या कर दो, है ना, तो कुल द्रव्यमान आ जाएगा। अच्छा कणों की संख्या को मैंने किससे लिख दिया, स्मॉल d, और ये एक कण का द्रव्यमान है, इसको मैंने लिख दिया स्मॉल m से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिलेशन क्या आ गया कि डेंसिटी बराबर कुल अवयवी कणों का द्रव्यमान क्या होगा, Z इंटू M अपॉन एक कोशिका का आयतन क्या हो गया A³। लेकिन हम जानते हैं क्या, ये रिलेशन कि किसी भी एक कण का द्रव्यमान जो ग्राम में होता है वो होता है मोलर द्रव्यमान बटा में अवगाड्रो संख्या। तो एक कण का द्रव्यमान है ये, तो मैंने लिख दिया मोलर द्रव्यमान बटा में अवगाड्रो संख्या। तो ये हमारे पास रिलेशन है। क्लियर होगी बात ये। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा एक जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे ना, तो कई बार आपको ऐसे दिया होगा कि त्रिज्या अवयवी कण की त्रिज्या कभी एंगस्ट्रॉम में देगा, कभी पिकोमीटर में देगा, कभी नैनोमीटर में देगा। तो आप उनको कन्वर्ट कर लेना। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे वो आप सुनो। तो देखिए जो एक एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻10 मीटर के इक्वल, जो एक नैनोमीटर होता है वो 10⁻9 मीटर के इक्वल, और जो एक पिकोमीटर होता है वो 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है। अच्छा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, है ना। आपको पता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो आप सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर, और ये 10⁻10 सेंटीमीटर। तो ये आपका कन्वर्जन भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बुक में पीछे जो दिए हुए हैं आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन रिलेशन का थोड़ा सा ध्यान में रखना। और यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान में। मान लो मैंने ये कहा कि 3900 AMU पोटेशियम BCC क्रिस्टल जालक में
क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। इस जालक में उपस्थित अकेक कोशिका की संख्या है। तो देखो यहाँ पे आपको एएमयू का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये एएमयू होता क्या है। तो समझो क्या है कि जैसे यहाँ पे पोटेशियम दिया है, तो देखो पोटेशियम के लिए आपने 11 में लगभग मैंने आपको ये कहा था 20 एटम ऐसे हैं, परमाणु ऐसे हैं जिनके मूल्य द्रव्यमान आपको याद ही रखने हैं, बार बार यूज होंगे। कौन कौन से मैं एक बार बता देता हूँ। हाइड्रोजन हो गया है ना, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ है ना, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, ठीक है, जिंक हुआ, ठीक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको एवरी टाइम याद ही रखने हैं, जैसे Cl हुआ है ना, सिल्वर हुआ, ठीक है। तो ये आपको एवरी टाइम इनके मूल्य द्रव्यमान याद होनी चाहिए। अच्छा, मूल्य द्रव्यमान का क्या होता है? एक मोल का द्रव्यमान। अच्छा, इनका मूल्य द्रव्यमान क्या होता है? मूल्य द्रव्यमान मतलब एक मोल का द्रव्यमान। एक मोल का क्या होता है? 6.023 × 10⁻²3। इतने सारे कणों का द्रव्यमान कितना होगा ग्राम के अंदर? तो इसका कितना बताया मैंने आपको? 1 ग्राम। कार्बन का 12 ग्राम है ना, ऐसे नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम है ना, ऐसे पोटेशियम का 39 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम, आयरन का 56 ग्राम, कॉपर का 63.5 लिखो या 63 ग्राम है ना, जिंक का 65 ग्राम है ना, क्लोरीन का 35.5 ग्राम है ना, और सिल्वर का 107 पॉइंट समथिंग, 108 या 107 है ना। तो ये आपको लगभग मैंने 20 परमाणु आपको बता रखे हैं, एवरी टाइम आप याद ही रखो, तो क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं। जैसे कैल्शियम का कितना होता है? 40 ग्राम है ना। तो ये आप मूल्य द्रव्यमान याद। अच्छा, यहाँ पर एएमयू वाली कहानी देखो क्या है। जैसे मैंने ये कहा पोटेशियम है, यदि मैं ये कहूं कि इसके पोटेशियम के एक कण का द्रव्यमान ग्राम, एक कण का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा? ग्राम में एक कण का द्रव्यमान ग्राम में तो कितना होता है? ये होता है, अभी हम पढ़ के आए कि ग्राम में कितना होता है भैया? मूल्य द्रव्यमान बटा में अवगाह्रो संख्या, मतलब 39/NA, ये होता है ग्राम में। अभी पढ़ के आए एक कण का द्रव्यमान होता है मूल्य द्रव्यमान बटा में अवगाह्रो संख्या। मूल्य द्रव्यमान देखो पोटेशियम का 39 है और अवगाह्रो संख्या है, ये तो क्या ग्राम। लेकिन मैं ये कहूँ, मान लो मैं ये कहता हूं कि मैंने कहा कि पोटेशियम के एक कण का द्रव्यमान एएमयू में, ये भी एक यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू में कितना होगा? तो एएमयू में होता है 39 AMU, ये याद रखना। मतलब 39 AMU होगा ना तो एक कण होगा है ना। इसका क्या होगा क्या? जो 39 AMU में एक कण है, तो मैं कहूं यदि 390 AMU हो तो कितने होंगे? 10 कण है ना। तो 3900 AMU है तो पोटेशियम के कण कितने होंगे? 100 कण है ना। तो अपने ये लिख सकते हैं क्या कि 39 AMU में पोटेशियम के कण कितने हैं भैया? 1, ठीक है। तो हमने लिखेंगे क्या कि 3900 AMU में पोटेशियम
पोटेशियम के कण क्या लिखेंगे 3900 अपॉन 39 कितने आ गए 100 क्लियर है। अच्छा अब जब आपको पता है कि भैया इसका 3900 एम पोटेशियम मतलब आपको पोटेशियम के 100 कण दिए हुए हैं कितने कण 100 कण। तो जब 100 कण दिए हुए हैं तो आपको पता है बीसीसी एक यूनिट सेल बनती है तो बीसीसी में जो अवयवी कण होते हैं वो 2 होते हैं। तो जब 100 कण है तो कितनी बीसीसी बनाएंगे 50 है ना। तो अपने लिख सकते हैं एक बीसीसी यूनिट सेल में पोटेशियम कण कितने होंगे 2 अतः 100 पोटेशियम अतः 100 पोटेशियम कण से निर्मित बीसीसी यूनिट सेल कितनी हो जाएगी। एक बीसीसी में 2 कण आ रहे हैं तो 100 कणों में कितने आ जाएंगे 100 बटा में 2 कितने 50 क्लियर है। तो और यहाँ कुछ नहीं था बस इतना ही ध्यान रखना था AMU एटॉमिक मास यूनिट का मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान रखो साफ साफ बात है कि जो 1 मोल का द्रव्यमान होता है ना ग्राम में वही 1 कण का द्रव्यमान AMU में बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वो देखो मैंने आपको अकेल कोष्टिका से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता दिया है। यही क्वेश्चन है मैंने आपको पहले बताया था कि पोटेशियम है बीसीसी क्रिस्टल चालक में कितने की हो रहा है उसकी त्रिज्या बताई थी और मैंने कहा था अकेल कोष्टिका का आयतन कितना होगा है ना। ऐसे ही बीसीसी अकेल कोष्टिका के अंदर उसके किनारे पर जो 2 कण है उन 2 कणों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो भी आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखाएगा। इससे पहले अकेल कोष्टिका की डेंसिटी कैसे काउंट करते हैं वो भी हमने बात की थी ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने बात करेंगे क्रिस्टल जो होते हैं जो ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था से जो निबिड़ संकुलन बनता है वेल पैक्ड जो स्ट्रक्चर बनती है जिनको बोलते हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन। तो ये क्या होता है और इसकी स्टडी की बात करेंगे। ओके हेलो फ्रेंड्स आज अपने बात कर रहे हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे ठोसों में निबिड़ या इसको बोलते हैं निबिड़ संकुलित संरचनाएं। निबिड़ संकुलित तो देखो होता क्या है किसी भी प्रकार का ठोस हो उसका एक उसके अवयवी कणों का ये व्यवहार रहता है कि वो आपस में हमेशा इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहते हैं ताकि उनके बीच में गैप न्यूनतम रहे ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था से जो संरचनाएं बनती है उन्हीं को अपने बोलते हैं निबिड़ संकुलित संरचनाएं। मतलब यदि आप डेफिनेशन देना चाहो ना तो आप ये लिख सकते हो ठोसों में अवयवी कण आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं ताकि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे। इस प्रकार की व्यवस्था से बनने वाली संरचनाओं को निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। क्लियर है। ये आप डेफिनेशन दे सकते हो। एक बार फिर से सुन लो ठोसों में अवयवी कण आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं ताकि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम रहे। इस प्रकार की व्यवस्था से बनने वाली संरचनाओं को निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। अच्छा अब अपने बात करते हैं कि ये निबिड़ संकुलित संरचनाएं है ना इनका अपने अध्ययन करते हैं ठीक है। तो निबिड़ संकुलित संरचनाओं का जो अध्ययन होता है वो 3 भागों में किया जाता है। तो हम इसका अध्ययन 3 भागों में करेंगे। कौन कौन से 3 भाग हैं
एक तो है कि एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना क्या होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। और तीसरा अपने पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, निबिड़ संकुलित। इनमें से क्या है कि जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना होती है ना, वास्तव में तो यही वास्तविक संरचनाएं होती है। ये एक विमीय द्विविमीय तो सिर्फ हम काल्पनिक रूप से पढ़ रहे हैं अवयवी कणों की व्यवस्था को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने एक बात कही है कि ठोसों में अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर हमेशा व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए अपने इस चीज को यहाँ पढ़ रहे हैं एक विमीय द्विविमीय, लेकिन वास्तव में संरचना तो हमेशा त्रिविमीय ही होती है। तो देखो हम बात करते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, तो हमने कहा अवयवी कण हमेशा पास पास व्यवस्थित होंगे और न्यूनतम कोशिश वो उनकी कोशिश यही रहेगी कि गैप रहे नहीं, है ना। तो ये हमने कहा, तो मैंने ये कहा कि मान अच्छा एक बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ठोस वाले इस लेसन में अवयवी कण को हमेशा एक गोले के रूप में माना गया, ठीक है। तो मैंने कहा ये अवयवी कण, ये अवयवी कण हो गया, है ना। और फिर ये दूसरा अवयवी कण होगा और बिल्कुल इससे स्पर्श करेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि रिक्त स्थान रहे ना बीच में, कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि रिक्त स्थान नहीं रहे, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से ऐसे इस प्रकार से अलग हो सकते। मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से एक विमीय संरचना में होता क्या है, जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। आप एक बात के लिए लिख सकते हैं क्या कि एक विमीय संरचना में अवयवी कण एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, एक विमीय संरचना में और क्या होता है, अवयवी कण जो होते हैं ना, उनकी व्यवस्था से जो संरचना बनती है उसको अपने बोल सकते हैं सरल रेखा संरचना बनती है। सरल रेखा संरचना, सरल रेखा या तो सरल रेखीय संरचना बनती है। अच्छा, यदि किसी भी निबिड़ संकुलन में आपको चेक करना हो संरचना कैसी बनती है, तो इसके लिए एक पैटर्न होता है। क्या? उसमें यह देखा जाता है कि एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है, और जिनको वो स्पर्श कर रहा है ना उनको एक सीधी लाइन के द्वारा, स्ट्रेट लाइन के द्वारा कनेक्ट करते हैं, और स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करके देखा जाता है कि संरचना कैसी बनती है। ये तीनों में यही पैटर्न रहता है। ध्यान रखना, संरचना को देखने का पैटर्न क्या रहता है। पैटर्न ये रहता है, एक कण जितने कणों को स्पर्श कर रहा है उन कणों के केंद्र को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जाता है और संरचना देखी जाती है, और वही संरचना उस निबिड़ संकुलन की संरचना कहलाती है। जैसे मैंने ये कहा, मैंने कहा किसी भी एक कण को देख लो, जैसे मैंने कहा ये कण लिया मैंने, तो ये कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है भैया? दो कणों को स्पर्श कर रहा है ना। तो कौन से दो कणों को स्पर्श कर रहा है? इन दो कणों को। तो इनका केंद्र क्या है? ये, और इनके केंद्र को सरल रेखा से जोड़ दो। ये लो मैंने सरल रेखा से जोड़ दिया, है ना, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। तो ओवरऑल स्ट्रेट लाइन से हमने जोड़ दिया, तो देखो यही तो आया, तो हमने कहा सरल रेखीय संरचना। ये बात ये, तो ये है। तो हमने देखो पहली बात ये कही कि एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना के अंदर सभी अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की सरल रेखीय संरचना होती है। अच्छा, फिर हमने ये भी लिख सकते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर प्रत्येक अवयवी कण दो कणों को स्पर्श करता है, और जिसे एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की समन्वय संख्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि समन्वय संख्या, जो वर्ड दिया हुआ है कि समन्वय संख्या किसे कहते हैं, और एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखो, समन्वय संख्या की परिभाषा क्या है?
किसी भी निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या की परिभाषा ये रहती है क्या, किसी निबिड़ संकुलन में एक अवयवी कण जितने कणों को स्पर्श करता है वह संख्या उस निबिड़ संकुलित संरचना की समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे कोई भी कण देखे वो दो कणों को स्पर्श कर रहा है, समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है। अच्छा, तीसरी अपने इसमें एक बात और करते हैं, इसमें बात करते हैं रिक्ति। रिक्ति को अपने इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड और समन्वय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रिक्ति देखो क्या है, तो रिक्ति क्या है, रिक्ति होती है दो अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान को रिक्ति या वॉइड कहते हैं। तो यहाँ आप देखो क्या दो अवयवी कणों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिक्त स्थान नजर आ रहा है क्या, नहीं है। तो अपने क्या कहेंगे कि यहाँ जो रिक्ति होती है ना, ये रिक्ति यहाँ उपस्थित होती है। तो भैया एक निबिड़ संकुलित संरचना के अंदर बस यही बातें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं। एक बार फिर से सुनो क्या, पहली बात एक निबिड़ संकुलित संरचना में सभी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात एक निबिड़ संकुलित संरचना की सरल रेखीय संरचना होती है। तीसरी बात एक निबिड़ संकुलित संरचना की समन्वय संख्या 2 होती है, अर्थात प्रत्येक अवयवी कण दो कणों को स्पर्श करता है। और नेक्स्ट बात, एक निबिड़ संरचना की निबिड़ संकुलित संरचना में अवयवी कणों के मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं होता, अर्थात इस संरचना में रिक्ति अनुपस्थित होती है। अब अपने बात करते हैं द्विलिंगीय संरचना। ठीक है, तो देखो द्विलिंगीय संरचना होती है ना, ये एक लिंगीय संरचनाओं से निर्मित करते हैं। और जब अपने एक लिंगीय संरचना से द्विलिंगीय संरचना बनाते हैं तो बेटा ध्यान रखो दो प्रकार की द्विलिंगीय संरचनाएं बनती है। एक तो बनती है वर्गाकार और एक बनती है षटकोणीय। ठीक है, और ध्यान रखो कि जब अपने वर्गाकार होती है ना, इस वर्गाकार 2D से, ये जो वर्गाकार 2D है, जब इससे त्रिलिंगीय संरचना बनाते हैं तो हमारे पास एक 3D बनती है और वो बनती है कौन सी, घनीय 3D बनती है, घनीय 3D बनती है। लेकिन जो षटकोणीय होती है ना, जो 2D षटकोणीय होता है, जब इससे 3D बनाते हैं तो इससे दो प्रकार की 3D बनती है। कौन कौन सी 3D बनती है, एक तो बनती है FCP और एक बनती है FCC। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने एक तो पढ़ेंगे 2D वर्गाकार के बारे में, ठीक है, और एक पढ़ेंगे 2D षटकोणीय के बारे में। और 2D वर्गाकार से जो 3D बनती है, एक तो घनीय 3D और जो 2D षटकोणीय है, इनसे जो 3D बनती है वो 2 टाइप की 3D बनती है। कौन सी, एक तो FCP 3D बनती है और एक FCC 3D बनती है। तो इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात, क्लियर है। बस ये पैटर्न आपको ध्यान में, ओके।